इलाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस सीरीज में हम डिस्कशन कर रहे हैं स्कूल लेक्चरर न्यू की जो हिमाचल प्रदेश में भर्ती होने जा रही है। उसमें जो बीएड का पोर्शन है जिसमें से आपको 20 मार्क्स का आएगा, सबके लिए कॉमन टू ऑल रहने वाला है, चाहे आपका विषय कोई भी है। इस लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे आप लोगों के लिए एक स्पेशल मॉक टेस्ट है जिसमें से बहुत से प्रश्न ऐसे होंगे जो कि आपकी हो सकता है, जो कि आप एक्चुअल परीक्षा आपकी होने जा रही है उसमें भी यहाँ से प्रश्न पूछे जाए। तो पहला प्रश्न है, शिक्षण तकनीक के लिए समता विकसित करने के क्रम में सामाजिक जीवन में प्रचलित सामाजिक बलों के उपयोग का प्रयत्न करना चाहिए। चार ऑप्शन आपके सामने सामने है, सामाजिक समस्याओं या फिर सामाजिक समायोजन, सामाजिक अभिवृत्ति या सामाजिक व्यवहार। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सामाजिक समायोजन। सृजनात्मकता किसके साथ बढ़ती है? ऑप्शन आप खुद ही पढ़ लिया करें तो ठीक रहेगा, क्योंकि हमारी कोशिश रहती है कि जल्दी से आपको जितने जल्दी हो सकता है ज़्यादा ज़्यादा यहाँ पे ज्ञान उपलब्ध करवाया जाए। तो सृजनात्मकता किसके साथ बढ़ती है? आयु, अनुभव, शिक्षा या फिर अभ्यास के माध्यम से। याद रखिएगा, जो हमारी क्रिएटिविटी है ये किसके साथ बढ़ती है? हमारी प्रैक्टिस या अभ्यास के साथ में बढ़ती है। बुद्धि का ट्राई आर्चिक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? तो इसको प्रतिपादित किया गया है स्टर्नबर्ग के द्वारा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अभिक्रमित अधिगम किस पर आधारित है? चार ऑप्शनों को आप पढ़ लीजिए। आपसे पूछा जा रहा है कि अभिक्रमित अधिगम किस पर आधारित है, तो इसका सही उत्तर है सक्रिय अनुकूलन, जो कि ऑप्शन बी में है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, शिक्षित महिलाओं के बिना शिक्षित लोग नहीं हो सकते, यह किसके द्वारा सूचित किया गया है? विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948-49 में, या फिर महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव के उन्मूलन पर संयुक्त राष्ट्र की उद्घोषणा है, या शिक्षा नीति 1986 की बात की जा रही है? ये इनमें से कोई नहीं है। देखिए, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न और इसी तरह के प्रश्न हमें हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला के प्रश्न पत्रों में देखने को मिलते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही उत्तर है इसका। शिक्षा पर नई नीति 1986 में महिलाओं के बिना शिक्षित लोग नहीं हो सकते, इसके ऊपर ध्यान केंद्रित किया गया था। इसी के साथ में यदि आप महात्मा गांधी का जो शिक्षा का सिद्धांत है उसमें भी महिलाओं की शिक्षा या एक शिक्षित महिला के द्वारा एक पूरा परिवार तथा समाज को शिक्षित करने की बात भी कही गई है। नालंदा विश्वविद्यालय तक्षशिला भारत के प्राचीन संस्थान किस क्षेत्र में से ख्याति प्राप्त थे? स्वास्थ्य, समाज सेवा, शिक्षा या फिर स्वतंत्रता संग्राम। तो देखिए, साधारण प्रश्न है, इसका सही उत्तर होगा शिक्षा। प्राचीन भारत की यदि हम बात करें, नालंदा, विक्रमशिला, तक्षशिला वैश्विक भर के जितने भी बुद्धिजीवी थे उनके लिए जिज्ञासा के केंद्र थे। यहाँ पर नवीनतम जानकारियाँ लोगों को मिलती थी, शैक्षणिक गतिविधियाँ भी यहाँ से पूरी दुनिया भर में संचालित होती थी। बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आपको बताना है, चार ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना हुई थी हमारी 1791। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। वर्ष 1813 में चार्टर एक्ट में भारतीय शिक्षा की उत्थान हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा कितने रुपए की व्यवस्था की गई थी? अक्सर आपको ये प्रश्न बहुत बार पहले भी देखा होगा आपने, तो इतिहास हिस्ट्री से संबंधित प्रश्न भी है। भारत में देखिए, पहली बार शिक्षा की व्यवस्था की गई थी 1813 के चार्टर में। यहाँ पे वित्तीय सहायता या आप ये मान सकते हैं कि फाइनेंशियल असिस्टेंस की बात की जा रही है। पहला तो आपका प्रश्न क्वेश्चन में ही है, आपसे भी पूछा जा सकता है कि भारतीय शिक्षा के उत्थान हेतु ब्रिटिश सरकार ने किस चार्टर एक्ट के मुताबिक शिक्षा के लिए धन की व्यवस्था की थी? तो आप इसका उत्तर करेंगे 1813। अब ये पूछा जा रहा है कि इसका अमाउंट क्या था? तो याद रखिएगा 1 लाख रुपए की ये व्यवस्था की गई थी, जो कि ऑप्शन ए में इसका बिल्कुल सही उत्तर है। लॉर्ड मैकाले ने भारत में किस तरह की शिक्षा को प्रोत्साहित किया था? तो लॉर्ड मैकाले का जब भी नाम आता है तो अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा की बात की जाती है। यदि आपने पिछले 9 वीडियोस हमारे सुन ली है, इसी यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, तो वहाँ पे बहुत ही अच्छे से हमने सारी जानकारियाँ दी है। और आपसे एक आपको सुजेस्ट भी किया था कि आप इस वेबसाइट पर जाइए elitestudy.co.in पर। वहाँ पर जो आप PDF देख रहे हैं, जो हमने आपको यहाँ पे 10 लेक्चर सभी कंप्लीट होने वाले इस लेक्चर को इंक्लूड करके, इसकी एक किताब है जो कि हिंदी और अंग्रेजी मीडियम में अवेलेबल है।
उस किताब को आपको घर बैठे कम से कम 2 बार उसको रिवाइज करना है। 2 बार रिवाइज करने से क्या होगा, जो आपके बीएड की 20 मार्क्स है इसमें आपकी अच्छे से पकड़ बनी जाएगी। और याद रखिएगा 20 मार्क्स हो सकता है आपको मेरिट में आपका स्थान सुनिश्चित करने में एक अहम भूमिका का निर्वहन करें। तो आप इस 20 मार्क्स वाले पोर्शन को लाइटली मत लीजिएगा। अंग्रेजी और हिंदी दोनों माध्यम में किताब अवेलेबल है। अगला प्रश्न है, भारत में शिक्षा से संबंधित हंटर कमीशन किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो याद रखिएगा जो हंटर कमीशन है ये हमारा 1882, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट इज OER का मतलब क्या है? पिछले वीडियो में भी हमने इसके ऊपर डिस्कशन किया था, तो आपको याद होगा OER आपका किससे रिलेटेड होता है? ये आपका है मुक्त शैक्षिक संस्थान, ऑप्शन ए में इसका बिल्कुल सही उत्तर है। कौन सी सरकारी पहल भारत में मुक्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम, देखिए मुक्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम की बात की जा रही है, और शिक्षण संस्थान प्रदान करती है? तो 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। देखिए स्वयं जो एक पोर्टल बनाया गया है उसके ऊपर आप जो मुक्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम है या फिर आपकी शिक्षण संस्थान से संबंधित जो गतिविधियाँ हैं उसकी जानकारी यहाँ पर आप आसानी से प्राप्त कर सकते हो। कौन सा ICT आधारित संसाधन छात्रों के लिए सूचना तक सबसे व्यापक और सबसे आसानी से उपलब्ध पहुंच प्रदान करता है? यू हैव 4 ऑप्शन, जल्दी से आप इन ऑप्शंस को पढ़ लीजिएगा। तो आपको बता दें इसका सही उत्तर, जब भी ICT की बात की जाएगी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की, तो उसके साथ में आप ऐसी ऑप्शन को ढूंढेंगे जो कि टेक्नोलॉजी से ही रिलेटेड होगी। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे ऑप्शन सी और डी में आपको डाउट लग रहा होगा, दोनों थोड़ी सी लग रहा है कि हो सकता है इससे रिलेटेड आपका उत्तर हो। तो यहाँ पे हम आपको क्लियर कर दें, इसका जो उत्तर है वो है ऑप्शन डी में ऑनलाइन डेटाबेस और डिजिटल लाइब्रेरी, इसका बिल्कुल सही उत्तर है। प्राचीन भारतीय शिक्षा में एक ब्रह्मचारी छात्र जो निरंतर ब्रह्मचर्य का अनुसंधान करता है उसे क्या कहते हैं? देखिए यहाँ पे बीपर भी उसे नहीं कहते हैं, सन्यासी भी नहीं है, देखिए इसका उत्तर तो कभी भी नहीं है। तो इसका सही उत्तर क्या बच जाता है? फिर ऑप्शन सी में उसे कहा जाता था नैष्ठिक ब्रह्मचारी। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर अल्तेकर के अनुसार प्राचीन भारत में शिक्षा का मुख्य लक्ष्य क्या था? 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो इसका सही उत्तर होगा समाज सेवा, जो कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। प्राचीन भारत में शिक्षा के संस्थानों के लिए विभिन्न नाम क्या थे? किस नाम से जाना जाता था? मॉनिस्ट्री, ये तो बौद्धों से संबंधित था। यूनिवर्सिटी भी नहीं, ये बाद में आया हुआ है। इनमें से सभी देखिए यहाँ पे भी नहीं है। तो ऑप्शन सी देखिए गुरुकुल काफ़ी फेमस थे जब भी हम प्राचीन शिक्षा पद्धति की बात करते हैं। कौन सा शहर प्राचीन भारत में प्रमुख शिक्षा केंद्र नहीं था? बहुत सरल प्रश्न है, तो आप इसके ऑप्शंस को रीड कर लीजिए। नालंदा देखिए बिल्कुल था, तक्षशिला बिल्कुल था, काशी भी हमारा शैक्षणिक धार्मिक गतिविधियों के लिए काफ़ी फेमस रहा है, बाबिल नहीं था, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, वेदों की आध्यात्मिक शिक्षा में मुख्य जोर कहाँ था? कला कौशल पर, शारीरिक स्वास्थ्य पर, स्वयं सिद्धि पर, या फिर सामाजिक मान्यता पर? तो देखिए इसका वेदों में जो आध्यात्मिक शिक्षा दी जाती स्वयं सिद्धि के ऊपर थी, आपके आत्मीय ज्ञान को वहां पे प्रोत्साहित करने का प्रयास किया जाता था। प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली में शिक्षा का माध्यम क्या था? संस्कृत या स्थानीय भाषा या फिर दोनों? तो देखिए उन दिनों संस्कृत भाषा काफ़ी ख्याति प्राप्त थी, लेकिन स्थानीय भाषा को भी तवज्जो दी जाती थी, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 20 है, शिक्षा नीति 2020 का मुख्य उद्देश्य क्या है? 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो आपको बता दें इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सभी विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण उच्चतर शिक्षा उपलब्ध करवाना। यहाँ पे जो हमने आपको 20 क्वेश्चन करवाए, इसमें आप ध्यान रखिएगा। देखिए जो आपकी 4 यूनिट है, जो आपको सिलेबस में 4 यूनिट बताई गई है, इस PDF में आपको एक बार रिव्यू करवा देता हूँ। यहाँ पर देखिए जो 4 यूनिट है आपके सिलेबस की, यहाँ पर देखिए आप इसको अच्छे से समझिएगा। यूनिट नंबर 1 है शिक्षा की नींव, जिसके सब कंटेंट भी दिए गए हैं। यूनिट नंबर 2 है आपकी शिक्षण और शिक्षा से संबंधित पहलू। यूनिट नंबर 3 में दिया गया है शिक्षा शास्त्र और शिक्षण अधिगम अनुभव। यूनिट नंबर 4 में दिया है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सूचना प्रौद्योगिकी। तो देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको आने हैं, एक यूनिट से देखिए आपको 5 क्वेश्चन आने हैं। 5 × 4 आप कर देंगे तो 20 मार्क्स आपके बनते हैं। जो आपने अभी एक मॉक टेस्ट पढ़ा, इसमें हमारी टीम के द्वारा 20 प्रश्न आपको करवाया गया है। हर यूनिट से हमारी टीम ने 5 क्वेश्चन यहाँ पे इंक्लूड
किए हैं। इसी तरह के आपको और भी सेट देखने होंगे तो आप इस किताब को परचेज कीजिएगा जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे। इस पूरी के पूरी जो पीडीएफ है किताब के रूप में, हार्ड कॉपी के रूप में, प्रिंटेड फॉर्म में, बुक के फॉर्म में इलाइट स्टडी को.इन वेबसाइट पर अवेलेबल है। आप अपने नज़दीकी शॉपकीपर से भी इसको ले सकते हैं। तो इसमें आपको देखिए पूरा का पूरा सिलेबस मिलेगा, जो इसकी रूपरेखा रखी गई है। इस तरह से आप देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले आपको संक्षिप्त नोट्स की फॉर्म में अध्ययन सामग्री मिलेगी। यहाँ पर आप अच्छे से एक बार रिव्यू कर लीजिएगा इन सारी चीज़ों को। देखिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक कंटेंट सब कंटेंट को लिया गया है, उसकी आपको थ्योरी बनाई गई है। उसके बाद देखिए उसकी यहाँ पे बहुत ही संक्षिप्त आपको यहाँ पे एमसीक्यू भी उसके हमारी टीम ने हर यूनिट के दिए हैं। इसी तरह से आप सेकंड यूनिट में जाएंगे, सेकंड यूनिट को आप पढ़ेंगे, संक्षिप्त नोट्स के फॉर्म में अध्ययन सामग्री मिलेगी। ऐसी जानकारियां देखिए टेबुलर फॉर्म में हमारी टीम ने यहाँ पे इंक्लूड की ताकि आपकी डाटा की क्लैरिटी आपकी बनी रहे। उसके बाद देखिए आप नीचे जब इस यूनिट सब यूनिट को पढ़ लेंगे उसके बाद आपको फिर से इसके एमसीक्यू मिलने वाले हैं। इस टेक्निक से यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। ये पूरी की पूरी देखिए हमारी टीम की एक प्रयास था कि आप लोगों के लिए कुछ लेक्चर्स यहाँ से लेकर आए, तो हमारी टीम ने आपको इस सीरीज़ के 10 लेक्चर्स दे दिए हैं, तो आप इनका लाभ उठाइएगा। और इस पीडीएफ को अपने पास, पीडीएफ तो आपको नहीं मिलेगी, इसकी हार्ड कॉपी अपने पास रखिएगा। हमारी टीम आपको एडवाइस करती है कम से कम आप इस पूरी की पूरी किताब को 2 बार प्रिंट कर लीजिएगा। इस किताब की जो कॉस्ट है बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट है, 150 रुपीज़ में अवेलेबल है। डिस्काउंट भी आपको वेबसाइट पर मिल सकता है या आप अपने नज़दीकी शॉपकीपर से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अंग्रेजी मीडियम में भी अवेलेबल है। इसके अलावा हम आपको एक और जानकारी दे दें कि इस परीक्षा में आपको पेपर 1 से भी गुजरना होगा। तो जिस वेबसाइट की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं उस वेबसाइट को आप यहाँ से लिख भी सकते हैं, या मैं इसको देखिए आप यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा। इस वेबसाइट पर जाकर के सामान्य परीक्षा के नाम से पेपर 1 की बुक आती है इलाइट स्टडी टीम की, आप उसे भी एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि आपका यहाँ पे पहला पेपर आपका क्वालिफाई हुआ तभी आप सेकंड पेपर में आपका जाने का फ़ायदा होगा, अदरवाइज़ आप पहले ही बाहर हो जाएंगे। तो आप ज़रूर उस सामान्य परीक्षा की किताब को भी ट्राई कर लीजिएगा, इस वेबसाइट पर आपको मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग इलाइट स्टडी यूट्यूब चैनल।